हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 के अनुवंशिकता और जैव विकास का पार्ट नंबर 2 की हम वीडियो लेकर आए। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें और देखें और इसे अपनी कॉपी में नोट करें। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारा पहले जो पुरानी वीडियो थी जो हमारी पार्ट नंबर 1 की थी, उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन थे और उसके बाद वाले क्वेश्चन हमारी इस पार्ट नंबर 2 की वीडियो में होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत करते हैं। तो यह मेंडल के जो प्रयोग थे उनसे कैसे पता चला कि जो विभिन्न वैकल्पिक लक्षण थे स्वतंत्र रूप से वंशानुगत कैसे करते हैं। तो आंसर होगा कि मेंडल ने गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीजों वाले बिने पौधों से संकरण कराया। तो संतति के सभी पौधे प्रभावी लक्षणों के थे, परंतु संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे थे, अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब क्या करा इन्होंने, जो मेंडल थे उन्होंने गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीजों वाले बिना पौधों से संस्करण कराया। मतलब जो मेंडल ने जो क्या किया, गोल जो बीज वाले जो लंबे पौधों के जो गोल बीज होते हैं उनके झुर्रीदार बीज, मतलब जो आपने कुछ बीजे देंगे उनके झुर्रीदार होते हैं, मतलब जो बेकार से होते झुर्रीदार बीजों वाले बिना पौधों के संस्करण कराया। तो संतति के सभी पौधे प्रभावी लक्षण के थे, मतलब जो पौधे थे वो सारे कैसे थे, प्रबंधी लक्षणों के थे, परंतु संतानति में कुछ पौधे गोल बीज वाले और कुछ झुर्रीदार बीज वाले पौधे थे। मतलब जो पौधे उगे तो जो गोल बीज के थे वो अच्छे और जो झुर्रीदार थे उनके पौधे बोने थे, अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत। मतलब ये है कि जैसा बीज था वैसा ही पौधा होगा। अगर बीज बिल्कुल सही गोल बीज वाले जो लंबे पौधों का था तो वो बहुत अच्छे, पर जो झुर्रीदार बीज थे उनके पौधे कैसे हो गए, बोने टाइप के हो गए। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप से क्या बताता है, वंशानुगत बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ए रुधिर वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग 0 से विवाह करता है तो उनकी का रुधिर वर्ग 0 है। क्या ये सूचना पर्याप्त है कि यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एक ए रुधिर वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग 0 से विवाह करता है, उसका रुधिर वर्ग 0 है। क्या ये सूचना पर्याप्त है कि यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए तथा ओ प्रभावी लक्षण है, तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से बताया गया है कि रुधिर समूह ओ प्रभावी लक्षण है क्योंकि वह एफ पीढ़ी में रुधिर समूह ओ प्रकट करता है। मतलब जो रुधिर समूह मतलब जो ग्रुप है ओ प्रभावी लक्षण है क्योंकि वह एफ पीढ़ी से रुधिर समूह ओ प्रकट करता है। यह सूचना प्रभावी और प्रभावी लक्षण को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। तो क्या प्रभावी लक्षण होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि रुधिर वर्ग जीन प्रारूप, तो पुरुष ए स्त्री ओ, सेकेंड नंबर अर्धसूत्री विभाजन ए का, फिर इधर ओ का, और दोनों को मिला के क्या हुआ यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जो रुधिर वर्ग है वो क्या बन के आई, पुत्री। तो रुधिर वर्ग ओ उसी स्थिति में होता है जब रक्त में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी नहीं होता। तो यहाँ पर उन्होंने पुरुष और स्त्री को, पुरुष को ए और स्त्री का ओ बताया और अर्धसूत्री विभाजन करके यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर नंबर रोमन में सेकंड बताया, तो जो किसका बनता है, पुत्री का बनता है। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग क्या है, ओ, और वहाँ पर क्या था, रुधिर वर्ग ए। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मतलब जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब वो लड़का या लड़की कैसे बनते हैं। तो मानवों के लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। मतलब जो क्या पे होता है निर्धारण, के विशेष लिंग गुणसूत्र, मतलब उनके जो गुणसूत्र होते हैं उस पर होता। नर में एक्स वाई गुणसूत्र पे होते हैं, मतलब जो नर मतलब जो आदमी होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं,
और मादा मतलब जो स्त्री होती है उसमें एक्स गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, मतलब उसके अंदर पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है, मतलब जो लेडीज़ होती हैं या औरत होती है उसके पास वाई गुणसूत्र नहीं होता है। सिर्फ जो आदमी होता है, जो जेंट्स होता है, उसके पास एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, पर सिर्फ औरत के पास एक्स ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है, जब मतलब नर और मादा के संयोग से जब संतान कोई सी भी उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती। मतलब जो मादा मतलब जो स्त्री होती है वो किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में एक्स वाई गुणसूत्र होना चाहिए, और जबकि मादा के अंदर कौन से होते हैं, वाई एक्स होते हैं, और एक्स वाई सिर्फ किसके पास रहते हैं, नर के पास होते हैं। तो उनके लिए क्या करना होता है, उन्हें नर की गुणसूत्र चाहिए होते हैं। जैसे इसमें बताया कि नर के अंदर एक्स वाई होते हैं जबकि मादा के अंदर एक्स ही होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक स्त्री ही ये चीज़ करती है, कि इसमें लड़के का होना एक स्त्री पे डिपेंड करता है। नहीं, लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, उसमें ये पूरी चीज़ें पुरुष पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि पुरुष के पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और जबकि लेडीज़ लोगों के पास एक्स होते हैं। जब एक्स से मिलता है तो लड़का पैदा होता है, और जब एक्स वाई से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको इजी तरीके से ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझा दिए हैं, और अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।